अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद है आपका एम स्टोरी सेंटर में, जहां हर कहानी अपने अंदर कोई छुपा हुआ राज, कोई आजमाइश और कोई सच्चाई लिए हुए होती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा किस्सा लाया हूं जिसमें वफादारी है, तकलीफ है और अल्लाह की कुदरत का अनोखा रंग। किस्सा शुरू होता है इस पहाड़ी गांव से, जहां फिजा में ठंडक भी थी और लोगों के दिलों में अजीब सी सख्ती भी। पुराने वक्तों में पहाड़ों के दामन में बसा एक गांव अपनी खूबसूरती के बावजूद अंदर से अजीब तलखी रखता था। वहां एक कच्चा सा घर था, टूटी छत, दीवारों में दरारें और दरवाजे पर बोसीदा पर्दा। इस घर में रहता था रेहान, एक यतीम नौजवान, सिर्फ 18-19 साल का। इसकी आंखों में थकन थी, मगर एक खामोश सी उम्मीद भी, जैसे वो जानता हो कि दुनिया की बेरुखी के बावजूद रब किसी न किसी तरीके से इसे थाम लेगा। रेहान रोज सुबह सवेरे बकरियां चराकर जंगल ले जाता और शाम को वापस लाता। गांव वाले इसे हकारत से देखते, कोई इसे सलाम न करता, कोई बात न करता। कुछ लोग तो उसकी झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए कपड़े तक समेट लेते, कहीं यह गरीब आवारा हमें छू न जाए। रेहान उन सब बातों पर चुप रहता। इसके सब्र ने जैसे इसकी जबान को सुकून देना सीख लिया था। एक सुबह जब वो पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए अपनी बकरियों के पीछे भाग रहा था, अचानक घने दरख्तों के बीच से एक अजीब सी आवाज आई। काहिक, दर्दनाक, टूटी हुई। रेहान एक लम्हे को रुका, मगर दिल बेकरार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की तरफ बढ़ा। एक टूटी हुई डाल के नीचे एक नन्हा सा हिरन पड़ा था, सफेद बदन पर मिट्टी, आंखों में दर्द और एक टांग बुरी तरह जख्मी। रेहान के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। अरे, तो यहां क्यों अकेला पड़ा है? उसने घुटने टेक कर हिरन के सर के नीचे हाथ रखा। हिरन ने कमजोर सी आवाज निकाली, जैसे मदद मांग रहा हो। रेहान ने इर्द गिर्द देखा, न कोई शिकारी, न कोई और जानवर, अलबत्ता जाल के कुछ टुकड़े जमीन पर बिखरे थे। रेहान ने चादर का एक टुकड़ा फाड़कर हिरन की टांग पर बांधा। डरो मत, मैं हूं ना। वो जानवर उसे मानूस नजरों से देख रहा था, जैसे इसकी रूह ने सिताइश की हो। रेहान ने गहरी सांस ली, फिर हिरन को दोनों बाजुओं में भरकर उठाया। वो जानता था कि बस्ती वाले सवाल उठाएंगे, मगर एक बेबस जानवर की जान बचाने से ज्यादा जरूरी किया था। जब वो गांव की हुदूद में दाखिल हुआ तो बातों की लहर दौड़ गई। देखो देखो, ये हिरन उठा लाया है, जरूर चोरी किया होगा। ये लड़का तो दिन बदन बेगैरत होता जा रहा है। रेहान जानता था लोग बोलते रहेंगे। उसने सिर्फ इतना कहा, ये जख्मी था, मैं इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। एक औरत ने तंजिया हंसी छोड़ी, वाह, अब तो ये जंगल का मसीहा बन गया। रेहान झोंपड़ी में दाखिल हुआ, हिरन को नरमी से बिस्तर पर लुटाया, इसकी टांग साफ की, पानी पिलाया, सब्ज पत्ते रखे। वो खुद दिन भर भूखा रहा, लेकिन हिरन की आंखों में आती चमक इसकी थकन उतार देती थी। रात आहिस्ता आहिस्ता उतर आई थी। झोंपड़ी की छत से पानी के कतरे टपक रहे थे। बाहर बिजली चमकती, गिरजती, मगर अंदर एक अजीब सा सुकून था। रेहान हिरन के पास बैठा बोला, तुम ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हिरन ने हल्का सा सर उठाया और बिस्तर पर नाक रखकर जैसे शुक्र अदा किया हो। अगली सुबह जब सूरज ने झोंपड़ी में रोशनी बखेरी, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रेहान ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था आबिद, वही शख्स जो हमेशा इससे हसद करता था। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट, आवाज में सख्ती। हाकिम फरीद ने बुलाया है, फौरन चलो। रेहान का दिल डूब गया। उसे मालूम था उसका खैरखा कोई नहीं, मगर वो फिर भी हिरन की तरफ देखकर बोला, सुरैया, मैं जल्द वापस आऊंगा। आबिद ने तंज किया, नाम भी रख दिया। अरे वाह,
बस अब उसे घर का फर्द ही समझ लो। रेहान कुछ ना बोला। वो हाकिम के बड़े से घर के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, रेहान अंदर आओ। रेहान कदम रखता है और सभी निगाहें इस पर जिम जाती हैं। हाकिम फरीद ऊंची कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर गुस्सा, हाथ में छड़ी। ये हिरन कहां से लाया है? आवाज सख्त थी। रेहान ने सादा जवाब दिया, जंगल से मिला, जख्मी था, मैं उठा लाया। आबिद फौरन बीच में छलांग लगाकर बोला, यह झूठ है, मैंने खुद उसे जाल लगाते देखा था, यह शिकारी है। लोग बुड़बुड़ाने लगे, पकड़ो उसे, सजा दो, ये बस्ती का कानून तोड़ रहा है। हाकिम ने खड़े होकर गरजदार आवाज में कहा, कल सुबह बस्ती के सामने आकर फैसला सुनना। अगर साबित ना कर सके कि हिरन तुमने चोरी नहीं किया तो तुम्हें बस्ती से निकाल दिया जाएगा। रेहान का हल्क सूख गया, दिल जैसे सीने में बैठ गया। आबिद ने करीब आकर सरगोशी की, तैयारी कर ले चरवाहे, कल तेरा आखिरी दिन है इस बस्ती में। रेहान खामोश रहा। वो दरवाजे से बाहर निकला। सूरज ढल रहा था। बस्ती वाले दरवाजों से झांक रहे थे और इस लम्हे एक बात बिल्कुल साफ थी, कल का दिन इसकी जिंदगी बदलने वाला था। अच्छा या बुरा, फैसला सुबह होना था। उसने आसमान की तरफ देखा। सुरमई बादलों के पीछे छुपा सूरज जैसे इसकी किस्मत की तस्वीर बन चुका था, नजर भी आ रहा था और छुप भी रहा था। वो झोंपड़ी में वापस आया तो हिरन, जिसे वो अब सुरैया कहकर पुकारने लगा था, इसे देखते ही कानों को खड़ा करके जैसे खुशी का इजहार करने लगा। रेहान खामोशी से जमीन पर बैठ गया। झोंपड़ी में सन्नाटा था। अगर कल मुझे निकाल दिया गया तो चलेगा मेरे साथ। हिरन ने आहिस्ता से गर्दन रेहान के कंधे पर रख दी, जैसे हां कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाजा खुला। एक दुबली पुतली, झुर्रियों वाली मगर नूरानी चेहरे वाली बुजुर्ग औरत अंदर दाखिल हुई। नानी जान। रेहान फौरन उठा, नानी अम्मा, आप यहां? नानी जान ने दरवाजा बंद किया और एक कपड़े में लिपटी कुछ खाने की प्लेटें इसके सामने रख दी। बेटा, लोग भले जो मर्जी कहीं, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तू झूठा नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा खाना ले ले, कल तुझे ताकत की जरूरत होगी। रेहान की आंखें नम हो गईं। मेरे हक में तो आप ही खड़ी हैं, बाकी तो सब दुश्मन बन गए हैं। नानी जान ने इसके सर पर हाथ रखा। जो सच पर होता है इसका साथी रब होता है। बस तो सब्र कर बेटा। रात को जब सारी बस्ती सो रही थी, रेहान जाग रहा था। झोंपड़ी में अंधेरा, लेकिन दिल के अंदर रोशनी की एक हल्की सी रमक थी। हिरन इसके साथ लेटा था, जैसे वो खामोश दोस्त जो कुछ न कहकर भी सब कह देता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे फैसले की घड़ी बनकर तुलू हुई। बस्ती का चबूतरा भर चुका था। दरमियान में ऊंचा तख्त था जिस पर हाकिम फरीद बैठा था। दाएं बाएं बुजुर्ग, चरवाहे, किसान और नौजवान सब खड़े थे। सामने एक तरफ आबिद खड़ा था, आंखों में एतिमाद और होंठों पर हंसी। दूसरी तरफ तन्हा खड़ा था रेहान, सर झुका हुआ, हाथ खाली, दिल बोझल। हाकिम ने गरजदार आवाज में कहा, रेहान, तुम पर इल्जाम है कि तुमने जंगली हिरन को गैर कानूनी तौर पर बस्ती में लाया और झूठ बोलकर हमें गुमराह किया। तुम्हारे पास अपने दिफा में क्या कहने को है? रेहान ने सर उठाया। मेरी जबान कमजोर है मगर जमीर गवाह है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। जख्मी हिरन मिला तो उसे बचा लाया। आबिद फौरन बोला, ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद उसे जाल लगाते देखा। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गईं। हां, ये वही चरवाहा है ना? इतना सादा लगता है मगर अंदर से बड़ा चालाक होगा। रेहान खामोश रहा।
तब नानी जान आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोले, कोई सबूत है तुम्हारे पास आबिद? यह सिर्फ इल्जाम है। आबिद चौंका, फिर बोला, मैं अकेला हूं, मगर जो देखा वो सच है। हाकिम ने छड़ी जमीन पर मारी। फैसला यह है, अगर रेहान आज रात तक हिरन को बस्ती से बाहर न ले गया तो कल तुलुआ आफताब के साथ साथ इसे बस्ती से निकाल दिया जाएगा। रेहान के कदमों तले जमीन निकल गई। वो आहिस्ता से पलटा, नजरें हर तरफ झोंक गईं। दिन का सूरज अब ढल रहा था। रेहान ने अपनी छोटी सी पोटली में 2 रोटियां रखी, लकड़ी का सहारा लिया और हिरन को आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए बाहर ले आया। बस्ती के दरवाजे पर कुछ बच्चे खड़े थे। वो देखो, चरवाहा जा रहा है हिरन के साथ। किसी ने हंसी उड़ाई, अब तो जंगल में बादशाही करेगा। रेहान ने कुछ न कहा। वो दरवाजे से निकला और पहाड़ों की तरफ चलने लगा। रास्ता मुश्किल था, लेकिन दिल का बोझ इससे कहीं ज्यादा। पहाड़ की एक छोटी सी ढलवान के पीछे इसने पुराने दरख्तों के बीच एक जगह चुनी। वहां चंद पत्थर रखे, एक टूटी छतरी का साया बनाया और हिरन को बिठा दिया। रेहान के हाथ कांप रहे थे, जिस्म जख्मी, मगर दिल में इत्मीनान था कि इसने किसी को तकलीफ से बचाया है। रात हो गई, ठंडी हवा चल रही थी। रेहान और हिरन दोनों एक दूसरे से लिपटे सो गए। लेकिन किस्मत को अभी एक और इम्तिहान बाकी था। नीम रात का वक्त था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ दरख्तों से सरसराती हुआ की आवाज। अचानक एक आवाज आई, यही है वो जगह। चरवाहा और हिरन अकेले हैं, अभी हमला करते हैं। रेहान चौंक कर जागा। सामने झाड़ियों से 2 साए निकले। वो आबिद और उसका एक साथी था। आबिद ने कहा, यही मौका है, हिरन को ले चली, अच्छे दाम में बेचेंगे। रेहान उठ खड़ा हुआ, नहीं, इसे हाथ भी ना लगाना। आबिद बोला, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम तो खुद बस्ती से निकाले जा चुके हो। वो दोनों आगे बढ़े। एक ने हिरन को खींचने की कोशिश की। हिरन ने जोर से चीख मारी। रेहान ने लकड़ी से हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन एक धक्का लगा और वो जमीन पर जा गिरा। आबिद का साथी हिरन पर हाथ डालने ही वाला था कि हिरन झपटा। जख्मी टांग के बावजूद उसने जोरदार टुकर मारी। हमला आवर पीछे जा गिरा। आबिद ने चीख कर कहा, यह जानवर पागल है। हिरन ने रेहान के सामने आकर खड़े होकर गर्दन नीची की, जैसे कह रहा हो, पहले मुझे मारो फिर उसे छूना। रेहान ने नम आंखों से कहा, सुरैया, तुम मेरे लिए। दोनों हमला आवर डर कर भाग गए और पहाड़ खामोश हो गया। रेहान जख्मी हालत में जमीन पर बैठा था और हिरन उसके साथ। हुआ में सुकून था, मगर दिल में एक ही ख्याल, मेरी वफादारी का बदला शायद दुनिया ना दे सके, मगर अल्लाह देख रहा है। तभी अचानक दूर से आवाज आई, कोई है, मदद करो। हाकिम फरीद का बेटा जंगल में गुम हो गया है। रेहान ने चौंक कर हिरन की तरफ देखा और दोनों के चेहरे पर एक साथ सवाल उभरा, क्या अब हमारा इम्तिहान खत्म होगा या नई आजमाइश शुरू? कुछ देर पहले वो खुद बस्ती से निकाला गया था और अब वही बस्ती इससे मदद मांग रही थी। रेहान उठा, जख्मी जिस्म को संभाला, लकड़ी उठाई और हिरन की तरफ झोंक कर बोला, सुरैया, हमें चलना होगा। वो बच्चा गुम हो चुका है। शायद रब ने हमें इसी काम के लिए यहां रखा है। हिरन ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे तैयार हो। रेहान ने आवाज लगाने वाले शख्स की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे बताओ, हसन कहां देखा गया था आखिरी बार? आदमी बोला, दोपहर में वो पहाड़ के इस पार खेलने गया था। शाम तक वापस ना आया तो तलाश शुरू की।
अब रात हो चुकी है और हर तरफ अंधेरा है। रेहान ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, पहाड़ के पीछे एक पुराना खाली गार है जहां माजी में शिकारी पनाह लेते थे। अगर वो कहीं छुपा होगा तो वही जगह हो सकती है। आसमान पर बादल गहरे हो चुके थे, हवाएं सर्द थीं और जंगल की खामोशी में दरख्तों की सरसराहट जैसे खतरे का पैगाम दे रही थी। रेहान और हिरन इस अंधेरे में बढ़ते गए। रास्ता कठिन था, पांव नीचे फिसलते थे, कांटों से कपड़े फट रहे थे, मगर रेहान रुका नहीं। हिरन कभी आगे बढ़कर झाड़ियों को सूंघता, कभी रुककर धीमा सा शोर सुनता। अचानक हिरन एक समत झपटा, रेहान फौरन पीछे दौड़ा। एक गार के दहाने पर पहुंचकर हिरन रुक गया, कान खड़े किए, दम हल्का सा लरजता। रेहान ने कान लगाया, अंदर से रोने की मध्यम आवाज आ रही थी। वो गार के अंदर झुका और आवाज दी, हस्सान, मैं रेहान हूं, बाहर आओ, तुम महफूज हो। मध्यम आवाज में जवाब आया, मुझे डर लग रहा है, मैं जख्मी हूं, मैं हल भी नहीं पा रहा। रेहान आगे बढ़ा, हिरन भी साथ हो लिया। गार के अंदर वही बच्चा था जिसने कभी रेहान को कमतर समझा था, आज उसके सामने बेबस पड़ा था। रेहान ने इसके जख्म देखे, एक टांग मोच का शिकार थी। रेहान ने झोंककर उसे थपथपाया, फिक्र मत करो, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल यह था कि वापस कैसे ले जाएं? रास्ता तंग, खारदार और हस्सान चलने के काबिल न था। तब हिरन आगे बढ़ा और खुद जमीन पर लेट गया, जैसे कह रहा हो, उसे मेरी पीठ पर रख दो। रेहान की आंखों में हैरत और आंसू थे। नहीं सुरैया, तुम खुद जख्मी हो, मैं ये नहीं कर सकता। मगर हिरन खामोश लेटा रहा। रेहान ने आहिस्तगी से हस्सान को उठाया और बड़ी नरमी से हिरन की पीठ पर रख दिया। हिरन ने लरजते हुए कदम उठाए और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में बारिश शुरू हो चुकी थी। पहाड़ी रास्ता अब और खतरनाक हो चुका था। रेहान और हिरन कदम बा कदम आगे बढ़ रहे थे और हर लम्हा खतरे से खाली ना था। रेहान ने कई बार हिरन को थामने की कोशिश की, मगर हर बार वो अपनी पीठ सीधी रखकर चलता रहा। जब वो बस्ती की हुदूद में पहुंचे तो बारिश में भीगी हुई गलियों में लोग दूर से जमा होते गए। वही रेहान, वही हिरन और हाकिम का बेटा जख्मी हालत में उनके दरमियान। सब देख रहे थे मगर खामोश थे। रेहान ने हस्सान को नीचे उतारा और जमीन पर लिटा दिया। फिर खुद एक तरफ हटकर बैठ गया, थका हुआ, बादलों की तरफ देखता हुआ। लोगों के हुजूम से हाकिम फरीद भागता हुआ आया, बेटे को गिले से लगाया और पूछा, तुम कहां थे? हस्सान ने मध्यम आवाज में कहा, रेहान ने मुझे बचाया, वो ना आता तो मैं मर जाता। एक लम्हे को पूरे गांव पर जैसे सुकूत छा गया। सबके चेहरों पर हैरत, कुछ पर शर्मिंदगी और कुछ पर बेयकीनी। आबिद पीछे खड़ा था, आंखें नीची, पेशानी पर पसीना। वो कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं निकले। हाकिम ने नजरें उठाकर रेहान को देखा, जो अब भी खामोशी से बैठा हुआ हिरन की तरफ देख रहा था। लेकिन रेहान के चेहरे पर फाते की मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक गहरा सुकून था। तभी हिरन ने एक आह भरी और आहिस्ता आहिस्ता वापस मोड़कर जंगल की तरफ चलने लगा। रेहान चौंक कर बोला, सुरैया, कहां जा रहे हो? हिरन रुका, पीछे मुड़ा, एक आखिरी बार रेहान की आंखों में देखा और फिर बादलों में छुपे रास्ते की तरफ खामोशी से रवाना हो गया। रेहान दौड़कर पीछे गया, मगर अब जंगल में ना कोई आवाज थी, ना कदमों के निशान। रेहान खामोश खड़ा था, हाथ खाली, आंखों में एक खामोश सवाल, क्या वो सिर्फ एक जानवर था या अल्लाह का कोई राज? जंगल निगल चुका था इस हिरन को, जो कल तक उसकी वाहिद उम्मीद था। ना कदमों के निशान बच्चे थे, ना आवाज,
ना साया, बस दिल में एक खला और जहन में एक सवाल, क्या वो सिर्फ एक जानवर था या अल्लाह का कोई राज? वो पलटा, बारिश रुक चुकी थी और बस्ती की फिजा में अजब सा सुकूत छा गया था। रेहान आहिस्ता आहिस्ता इस जगह वापस आया जहां हाकिम फरीद, इसका बेटा हस्सान और दर्जनों लोग खामोशी से खड़े थे। रेहान ने इन सब की तरफ देखा लेकिन किसी के लब ना हिले। तब हस्सान, जो जमीन पर लेटा था, आहिस्ता से बोला, बाबा, रेहान ने मेरी जान बचाई। अगर ये ना होता तो मैं कभी लूट कर ना आता। ये सुनकर हाकिम फरीद के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने आहिस्ता से अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा, फिर नजरें झुका लें और कुछ लम्हों बाद वो सब के सामने रेहान के कदमों में आकर बैठ गया। मुझे मुआफ कर दो रेहान, तुम्हारा जुर्म बस ये था कि तुमने सच बोला और हमने तुम्हें मुजरिम बना दिया। रेहान पीछे हटा, दिल में अजीब सा भारीपन। मेरे पास मुआफ ना करने का इख्तियार नहीं, मगर यह जरूर कहूंगा, कभी किसी के खामोश चेहरे पर उसका किरदार मत लिखना, क्योंकि असल कहानी रब जानता है। इसके अल्फाज बस्ती के कानों से गुजर कर दिलों में उतर गए। नानी जान भी आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, हाथ में असा। मैंने कहा था ये लड़का सच्चा है। अल्लाह ने इसकी सच्चाई को सब पर वाज़े कर दिया। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाने शुरू कर दिए। जिन्होंने कल तक ताने दिए थे, आज आंखें चरा रहे थे। फिर हाकिम ने सबके सामने ऐलान किया, आज से रेहान इस बस्ती का मुअज़्ज़ज़ फर्द है। इसे चरवाहों का सरदार बनाया जाता है और बस्ती का वो इलाका जहां वो रहता था, अब उसकी जमीन तस्लीम की जाती है। लोगों ने तालियां नहीं बजाए, बल्कि नजरें झुकाकर शर्मिंदगी से लब्बैक कहा। लेकिन एक चेहरा, एक साया अब भी सुकून में ना था। आबिद, जो खामोशी से दरख्त के साए में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो चाहता था कुछ बोले, मगर अल्फाज गले में फंस गए। तब नानी जान ने जोरदार आवाज में कहा, आबिद, तुम कुछ कहना चाहते हो? आबिद ने कदम घसीटे। सबकी नजरें इस पर थीं। वो रेहान के सामने आया, नजरें झुकाएं और बमुश्किल बोला, मैंने झूठ बोला। मैंने जाल लगाने की झूठी गवाही दी। मैं चाहता था कि रेहान बस्ती से निकल जाए, ताकि लोग मुझे मोतबर समझें। खामोशी छा गई। रेहान ने इसे देखा और सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझे गिराकर खुद ऊपर उठने की कोशिश की, मगर तुम भूल गए कि अल्लाह सब देख रहा होता है। हाकिम ने गुस्से से कहा, ऐसे शख्स की इस बस्ती में जगह नहीं जो झूठे इल्जाम लगाकर दूसरों की इज्जत छीने। चंद मर्दों ने आबिद को बाजू से पकड़ा और बस्ती से बाहर ले गए। इसकी चीख, इसकी शर्मिंदगी, सब कुछ हुआ में तहलील हो गया। दिन ढल चुका था। आसमान पर सूरज गुरूब होने के करीब था और उसका सुनहरी रंग बस्ती के हर दर व दीवार पर उतर आया था। रेहान तन्हा अपने कच्चे घर की तरफ बढ़ा। अब वो घर नहीं था। बस्ती ने ऐलान किया था कि वो इसे नई झोंपड़ी बनाएगी, बेहतर छत, बेहतर जिंदगी देगी। मगर रेहान को कुछ और याद आ रहा था। वो आंगन, वो खामोशी और वो हिरन, जो अब कहीं नहीं था। रेहान दरवाजे पर बैठ गया, नजरें दूर जंगल की समत थीं। नानी जान इसके पास आकर बैठें और आहिस्ता से बोलें, पता है रेहान, बाज औकात कुछ मखलूक हमारी दुनिया में सिर्फ इम्तिहान बनकर आती है। हो सकता है वो हिरन आम जानवर ना हो सकता है वो कोई आजमाइश या अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत हो जो तुझे साबित कदमी दिखाने आई हो। रेहान की आंखें नम हो गईं। सुरैया ने जो किया वो कोई जानवर नहीं करता। इसकी वफादारी, उसका दर्द समझना, सब कुछ अलग था। नानी जान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, जो रब तुम्हारा राज जानता है।
वही राज में अपना फरिश्ता भी भेज सकता है। रेहान ने नजरें बंद कर ली और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। अब कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस शुक्र कि इम्तिहान आया और वो सुरखरू होकर निकला। उसी शाम जब सूरज पूरी तरह ढल चुका था, पहाड़ों के इस पार एक सुनहरी चमक दिखाई दी, जैसे रोशनी की एक लहर किसी दरख्त के पीछे से गुजर गई हो। रेहान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सच, वफादारी और सब्र, ये तीन चीजें जब दिल से की जाएं, तो रब उन्हें कभी जाय नहीं जाने देता। सच कभी तन्हा नहीं होता। जो वक्त तुम्हें जालिम, झूठा और बेबस बनाता है, वही वक्त तुम्हें सच्चा, मोतबर और मजबूत भी बनाता है। बस सब्र, नियत और वफादारी से डटे रहो। अल्लाह हमें सच्चाई, वफादारी और आजिज़ी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो तो एमए स्टोरी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और सबक आमोज कहानियां अब तक पहुंचती रहें।